साल तक इंडिया पर चलो गाइस, इतने लंबे समय तक एक्सप्लॉयटेशन का नेचर एक जैसा नहीं रहा था। बाप रे, एग्जाम के चलते देख रहे हो जाम कैसे है। और इसी की बेसिस पर कॉलोनियल रूल को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। आइए इन फेजेस को डिटेल में समझते हैं। 3 फेजेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल रूल के चेंजिंग इकोनॉमिक कैरेक्टर को समझने के लिए इंडियन स्कॉलर आर.पी. दत्त ने इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज लगभग 1757 से 1813 तक चलता है और इसे मर्केंटाइलिज्म या कमर्शियल कैपिटलिज्म का फेज कहा जाता है। इस फेज में ब्रिटिशर्स के 2 मेन एम्स थे, एक ट्रेड और कॉमर्स पर अपनी मोनोपोली बनाना और दूसरा बुलियन की समस्या का समाधान ढूंढना। बुलियन की समस्या से हमारा मतलब है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से गुड्स परचेज करने के लिए अपने यहाँ के गोल्ड, सिल्वर और उनके कॉइन्स का यूज करना पड़ता था, जो कि मर्केंटाइलिज्म की दृष्टि से फेवरेबल नहीं था। मोनोपोली बनाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके बाकी की फॉरेन कंपनीज को रास्ते से हटा देती है और बुलियन की समस्या बैटल ऑफ प्लासी के बाद खत्म होती है, जिसे डिटेल में हम थोड़ी देर में देखेंगे। बेसिकली इस फेज का फोकस इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डायरेक्ट कॉलोनियल प्लंडर पर रहता है। यहीं से इंडिया की इकोनॉमी का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरा फेज लगभग 1813 से शुरू होकर 1860 तक चलता है। इसे इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज कहते हैं। इस समय तक इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी और वहां बड़े स्केल पर खेलगांव डाल दो मैप में किए जा रहे थे। खेलगांव डाल दो। इन्हीं गुड्स को सेल करने के लिए मार्केट की जरूरत थी। साथ ही ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की और ज्यादा ग्रोथ के लिए बड़े स्तर पर रॉ मटेरियल्स भी चाहिए थे। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, चलो वहाँ तुमको बिरयानी खिला देते हैं बाहर में, याद है? और इसी के साथ वहीं बिरयानी मिलता है जो वन साइडेड फ्री जस्ट खेलगांव के बाहर में ही मिलता है उधर, जिसमें ब्रिटेन से इंडिया आने वाले मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर कोई ड्यूटी मजा भी आएगा तुमको। और इंडिया से ब्रिटेन के लिए रॉ मटेरियल्स भी बिना किसी ड्यूटी के जाते हैं। अरे भाई एग्जाम का देख रहे हो रश, इंडिया से जाने वाले किसी ऐसा रश है भाई, गंदा रश है। ड्यूटी बनी रहती है। उदाहरण के तौर पर इंडियन टेक्सटाइल्स पर 300% ड्यूटी इम्पोज की जाती है। इस तरह इस पीरियड के दौरान इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरलाइजेशन देखने को मिलता है। संक्षेप में कहें तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का फेज इंडियन इकोनॉमी को ब्रिटिश गुड्स के लिए मार्केट और रॉ मटेरियल्स के सप्लायर में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा और आखिरी फेज लगभग 1860 से शुरू होकर 1947 तक चलता है। इसे फाइनेंशियल कैपिटलिज्म का फेज बोला जाता है। सही जा रहे हैं ना? इस दौरान ब्रिटिशर्स इंडिया में कैपिटल इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इसका कारण ये था कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया के बाकी देशों में भी फैलने लगा था, जैसे कि जर्मनी, जापान एटसेट्रा। इस वजह से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। सर्वाइव करने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की जरूरत समझी जाती है और साथ ही साथ पिछले फेज के दौरान प्रॉफिट्स जमा करते करते ब्रिटिशर्स काफी कैपिटल जमा कर लेते हैं, जिसे इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा रही थी। इसके साथ इंडिया में इन्वेस्ट करने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, साथ ही चीप लेबर भी मिल जाती है। इसलिए इस पीरियड में तेजी से ब्रिटिश कैपिटल का फ्लो इंडिया में होता है। लेकिन इसका मकसद इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना नहीं रहता,